हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी MK जैन क्लासेस। और हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और जिसका एक लेक्चर हम लोगों ने कर लिया है। और उस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टिश्यूज़। हम पढ़ रहे थे टिश्यूज़ के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर इज ऑल अबाउट टिश्यूज़। क्या है चैप्टर? एनाटॉमी है ना। एनाटॉमी का मतलब वील स्टडी दी इंटरनल स्ट्रक्चर, एंड वेन एवर वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर वी टॉक अबाउट द सेल्स, वी टॉक अबाउट द टिश्यूज़, वी टॉक अबाउट द टिश्यू सिस्टम्स। तो बेटा टिश्यू को हमने क्लासीफाई कर लिया था इनटू two categories, that is meristematic tissue, another one is the permanent tissue, and we have started with the meristematic tissue। और meristematic tissue में बेटा हमने ये वाला on the basis of position we have already done। तो आज किसकी बारी है? आज बारी है बेटा on the basis of origin we will divide the meristematic tissue, and on the basis of origin हम किस चीज़ में divide करेंगे? into two categories, that is primary मेरिस्टेम एंड अनदर वन इज दी सेकेंडरी मेरिस्टेम। पीछे का भूल तो नहीं गए ना? अभी कुछ भी नहीं किया है, अभी तो जस्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आज हम क्या करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू डिवाइड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो हमने कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस पे जब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करते हैं तो वी डिवाइड इट इनटू टू कैटेगरीज, एंड दीज टू कैटेगरीज आर दी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या जिसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी मेरिस्टेम। तो आप प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिख लीजिए, या आप लिख लीजिए बेटा मैं प्राइमरी के लिए ना ये यूज़ कर रही हूँ, आप नहीं करेंगे। हर बार बताती हूँ एब्रीविएशंस आर नॉट अलाउड इन योर केस, ये सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टेम भी आप इसको लिख सकते हैं। तो कभी भी बोर्ड के एग्जाम में या कहीं पे भी आप ये एब्रीविएशन यूज़ नहीं करेंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव माई टाइम। दूसरा है बेटा हमारे पास, दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब ये है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन प्राइमरी मेरिस्टेम आप कहोगे हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है। क्या है ये तो मैम रैम और सैम है जो हमने कल पढ़ लिए थे, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। कहाँ से आए ये? एक्चुअल में बेटा ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ हुआ? ये जो प्राइमरी वाला है ना सबसे पहले ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन ये भी कहीं से तो ओरिजिनेट हुआ होगा ना। आप ध्यान दो, प्लांट के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो गई, मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे से फ्यूज कर गए, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद क्या हो जाएगा? जाइगोट की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी एम्ब्रियो बनने के लिए। तो एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। उन डिवाइडिंग सेल्स को हम बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज की डिवाइडिंग सेल्स को हम क्या बोलेंगे? तो घबरा नहीं जाना है। ये क्या है? ये है प्राइमरी मेरिस्टेम। वो क्या होगी? प्रोमेरिस्टेम। क्या है? क्या नेम है बेटा? प्रो मेरी प्रो मेरिस्टेम। क्या है ये? एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक सेल। एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर जो डिवाइडिंग सेल थी, एम्ब्रियोनिक डिवाइडिंग सेल्स। तो जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था तो सेल्स डिवाइड हो रही थी, तो कुछ सेल्स ये भी थी, तो सेल डिवाइड हो रही हैं। तो उन डिवाइडिंग सेल को, विच आर कीप ऑन डिवाइडिंग, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? सबसे पहले पिक्चर में आता है प्रोमेरिस्टेम। अब ये प्रोमेरिस्टेम की सेल पागलों की तरह डिवाइड किए जा रही है। तो क्या पूरी ज़िंदगी ये सिर्फ डिवाइड करती रहेंगी? ये डिवाइड करने के साथ साथ क्या करेंगी बेटा कि अब तो हमारा बहुत बड़ा झुंड हो गया है, अब हम क्या करें? अब एक काम करते हैं, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, अब हम बहुत सारा हो गए हैं नंबर में, तो हम में से कुछ सेल वो तो अपना ये एक्चुअल फंक्शन छोड़ नहीं सकती, हमें तो डिवाइड करते ही जाना है, आगे भी हमारी बहुत ज़रूरत है। तो जो हमने ये इधर उधर सेल्स बनाई है ना भाई, आप अपना फंक्शन टेकअप करना शुरू कर दो। कोई कुछ बनाना शुरू कर दो, कोई कुछ बनाना शुरू कर दो। तो वो सेल्स जो अभी भी मेरिस्टेमेटिक है, मतलब इस प्रो में एक तरह से आप इतनी कॉम्प्लिकेशन मत जाओ, सिंपली सुन लो कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में कुछ डिवाइडिंग सेल थी जिन्हें हम कहते हैं प्रोमेरिस्टेम। फिर ये प्रोमेरिस्टेम से किसका जन्म हुआ?
इनसे जन्म हुआ किसका? प्राइमरी मेरिस्टेम का। और प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है, पता है क्या है? एग्जाम्पल लिख देते हैं इनका। ये है बेटा रैम एंड सैम। रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ से आई? एम्ब्रियो के पास रेडिकल होता है, प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल की टिप पे क्या प्रेजेंट है और रेडिकल की टिप पे क्या प्रेजेंट है? तो वो रैम और सैम जो उसकी टिप के ऊपर प्रेजेंट है वो सारा का सारा क्या था? प्रो मेरिस्टेम। तो वो जब आगे डेवलप होता है मेरिस्टेमेटिक सेल बना रही हैं, डिवाइड होती चली जा रही हैं। तो समझ आ गया ना मुद्दा? कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो डिवाइडिंग सेल थी वो थी प्रो मेरिस्टेम। उनसे क्या बनी? उनसे बनी बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है? कौन सी थी प्राइमरी मेरिस्टेम? ये वाली थी बेटा जो हमने कल पढ़ ली थी। क्या करवा रही थी ये? पता है ना इनका फेट क्या था? इनका फेट ये करवा रही थी बेटा इंक्रीज इन लेंथ और हाइट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट्स लंबा हुए जा रहा है, उसकी लेटरल ब्रांचेस निकले चली जा रही हैं। क्या क्या बन रहा है? इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, उसके अलावा क्या बन रही हैं? लेटरल ब्रांचेस बन रही हैं। कहाँ से? एपिकल बड से। और क्या हो रहा था बेटा? इस सारे को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं कि प्लांट के अंदर क्या शुरू हो गई थी? प्राइमरी ग्रोथ। तो अगर मैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल की बात करूँ ना बेटा, तो रैम और सैम के साथ साथ मुझे और किसका नेम लिखना चाहिए? आई मस्ट राइट द नेम ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या थी? इन्हीं का वो लेफ्ट ओवर पार्ट जो परमानेंट टिश्यू के बीच में ही रह गया। एपिकल मेरिस्टेम्स तो आगे निकल गई लेकिन उनके कुछ लेफ्ट ओवर पार्ट पीछे रह गए थे। और वो अब कहाँ है? वो इधर उधर चारों तरफ से किससे घिर चुके हैं? परमानेंट टिश्यू से। लेकिन वो अपनी एबिलिटी तो लूज नहीं कर सकते ऑफ डिवाइडिंग। तो वो कीप ऑन डिवाइडिंग देयर, उनसे क्या बनती हैं? एक्सिलरी बड, जिनसे ब्रांचेस बनती हैं, अदर पार्ट ऑफ दी स्टेम बन रहे हैं। ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है बेटा? जो सबसे पहले आया प्लांट में, फ्रॉम दी बिगिनिंग था। कहाँ प्रेजेंट था? प्लूम्यूल के पास और रेडिकल के पास। प्लूम्यूल और रेडिकल क्या है? एम्ब्रियो की टिप है, एम्ब्रियोनल एक्सिस की। तो उनके पास रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट थे। अलोंग विद दी यहीं से क्या बना था? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी? फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। गॉट इट? फिर आता है बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या होता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? जो बाद में बनता है। ये क्या था? प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग, ये शुरू से प्रेजेंट था। लेकिन जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है बेटा, इसमें क्या हाल चाल है? ये इट इज फॉर्म्ड आफ्टरवर्ड्स, बाद में बनेगा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? इट इंक्रीजेज द गर्थ। गर्थ क्या होता है बेटा? इट इज द डायामीटर ऑफ द स्टेम। और बाद में कौन सा बना था? मैंने कल 3 टाइप के बताए थे ना, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। तो ये कौन सा है? एग्जाम्पल यहाँ पे किसका आ जाएगा बेटा? लेटरल मैरी। कौन एग्जाम्पल आ जाएगा इसका? लेटरल मेरिस्टेम। क्या करवाता है? ये जो इंक्रीज इन गर्थ इन डायमीटर हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। तो बेटा प्राइमरी ग्रोथ तो आपने एक चीज ध्यान में दी, प्राइमरी ग्रोथ मोनोकोट्स में भी होती है, डाइकोट्स में भी होती है। तो प्राइमरी टिश्यू किस में प्रेजेंट होगा? बोथ इन डाइकोट्स एज वेल एज मोनोकोट्स। लेकिन गर्थ किसका बढ़ता है? कभी मोनोकोट को देखा? घासें इतनी बड़ी बड़ी हो गई उनकी स्टेम, या घास इतनी मोटी ताजी हो गई। वीट का प्लांट देखा या राइस का प्लांट या मेज का, उनकी स्टेम देखिए ना, शुगर केन, ये सब चीज़ें देखिए बिल्कुल पतली सी और बिल्कुल सीधी खड़ी हैं। ऐसा तो नहीं टाइम के साथ इतने बड़े बड़े फूल गए गन्ने, शुगर केन। या मक्के का जो स्टेम है वो इतना मोटा हो गया, नहीं होता। लेकिन एंजियोस्पर्म में आपने डाइकोट्स देखे हैं?
डाइकोट प्लांट्स को ध्यान में लाओ, बेनियन ट्री को लेके आओ, और इतने सारे हैं, मैंगो हैं, और जितने ट्री हैं उनकी इतनी मोटी मोटी ट्रंक हो जाती है। वो किस वजह से हो रहा है? वो मोटापा किस वजह से आ रहा है? वो मोटापा आ रहा है किस वजह से? सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ डाइकोट्स ओनली। मोनोकोट में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि आप किसी भी मोनोकोट के प्लांट को देख लो, वो ऐसे बिल्कुल सूखे पतले बिल्कुल ऐसे मिलेंगे, सिलेंड्रिकल और बिल्कुल पतले पतले, उनको गर्त बढ़ाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो सेकेंडरी ग्रोथ कभी भी मोनोकोट में नहीं होती, और ये चीज़ आपको भी पक्की हो जाएगी क्योंकि हमने चैप्टर खत्म ही सेकेंडरी ग्रोथ के साथ करना है, ठीक है। तो वहाँ आपको समझ आ जाएगी सेकेंडरी ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ डाइकोट्स में ही पढ़ाऊंगी। तो बेटा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ डाइकोट्स एज वेल एज मोनोकोट, लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेम ओनली प्रेजेंट इन डाइकोट्स। मोनोकोट को इस सेकेंडरी टिश्यू की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई हमने मोटापा बढ़ाना ही नहीं अपनी स्टेम का, हम तो टेंडर से रहते हैं, वीक से रहते हैं और पतले से रहते हैं। गॉट इट? ये था बेटा सेकेंडरी। अब ये सारी की सारी चीज़ें ना थोड़ा हम जोड़ लेते हैं कि मैम अभी ये मतलब समझ भी आ रहा है लेकिन हम उसको कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो इसको थोड़ा कैटेगराइज और जनरलाइज कर लेते हैं। तो हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू। एक तरह से बेटा हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म कर लिया है। देखो अब इसको ना पूरा थोड़ा जर्नलाइज करते हैं, बुद्धि में घुसाते हैं। इंडिविजुअल चीज़ें तो हमने पढ़ ली, अब इनको जोड़ना शुरू करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग प्लांट के पास प्रेजेंट है, शुरू से भी प्रेजेंट है और ये बाद में भी बनता रहता है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने दो तरीके से पढ़ना था, पोजीशन के बेस पे, मतलब कहाँ कहाँ प्रेजेंट है प्लांट की। अगर एपिक्स पे टिप पे प्रेजेंट है तो एपिकल, इंटर कैलरी मतलब परमानेंट टिश्यू के बीच में कहीं कोई इसका हिस्सा रह गया तो इंटर कैलरी जो यूजुअली नोड्स पे होता है, और लेटरल जो बाद में, कि भैया बाद में भी कुछ परमानेंट टिश्यू को हमें गर्थ बढ़ाने के लिए, मोटापा लाने के लिए कुछ परमानेंट टिश्यू को जगाना पड़ेगा, अरे भैया रुको, आप क्या करो दोबारा से मेरिस्टेमेटिक हो जाओ, तो वो क्या बन जाती है? लेटरल मेरिस्टेम। ओके, मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी? साइड्स में प्रेजेंट होगी मोटापा बढ़ाने के लिए। तभी मैंने ये डायग्राम भी बनवाया था ना बेटा आपको इनकी पोजीशंस का। देखो पोजीशन के बेस पे जो एपेक्स पे प्रेजेंट होगा एपिकल मेरिस्टेम, जो इस तरह से नोड्स पे प्रेजेंट होगा इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर कैलरी, और जो इस तरह से साइडवेज, ये क्या है? स्टेम है, स्टेम के साइडवेज प्रेजेंट होगा तो ये गर्थ को ऐसे बढ़ाने में हेल्प करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। तो बेटा हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन कर ली एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कर ली। अब हमारी बारी आती है किसकी? नाउ वी विल टॉक अबाउट द परमानेंट टिश्यू। तो मैम परमानेंट टिश्यू कहाँ से आया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो हमें पता है, जो सीड है, सीड के अंदर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के पास अपने मेरिस्टेमेटिक सेल बिल्कुल शुरू से थे, बिगिनिंग से थे, ये तो शुरू से आया है बना बनाया। ये किधर से बन गया? परमानेंट टिश्यू कैसे बना? तो सबसे पहले बेटा हम इसकी फॉर्मेशन पढ़ लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू, जिसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारी अभी जुड़ने वाली हैं। और इस टॉपिक में तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगी। क्या क्राइटेरिया, मतलब क्या क्या फिनोमिना आपको यहाँ समझने को मिलेंगे। एक चीज़ तो आपको समझने को मिलेगी बेटा, डिफरेंशिएशन क्या होती है, फिजिक्स वाली नहीं, हमारी बायो वाली। उसके बाद है डी डिफरेंशिएशन, और एक होती है बेटा हमारे पास रीडिफरेंशिएशन। तो ये तीन तरह की फिनोमिना भी हमें यहाँ पढ़ने को मिलेंगे फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू में, ठीक है जी। अब बेटा हमारे पास थी प्राइमरी मेरिस्टेम, कहाँ प्रेजेंट है? सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के पास है प्लूम्यूल और एम्ब्रियो के पास है रेडिकल, उनकी टिप पे क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी मेरिस्टेम ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या बोलेंगे हम उसको? प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है जी। तो ये आ गई बेटा मेरे पास प्राइमरी, थोड़ा ऊपर से लिखना शुरू करते हैं इसको, ये है मेरे पास तो प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होती रही? इट विल कीप ऑन डिवाइडिंग। क्या है ये? एक तरह की डिवाइडिंग सेल्स का बना हुआ है, डिवाइडिंग टिश्यू है, तो डिवाइडिंग सेल्स हैं इसके पास, डिवाइड होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, क्या बनाता रहेगा? क्या बनेगा इससे? बहुत सारी नई सेल्स बननी शुरू हो जाएंगी। तो जब ये मेरिस्टेमेटिक प्राइमरी मेरिस्टेम जो है डिवाइड करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, उससे क्या बन जाएंगी? उससे बनेंगी बेटा कुछ, अरे उससे बनेंगी बेटा न्यू सेल्स।
अब ये न्यू सेल्स क्या करेंगे, मतलब ये डिवाइड हो रहा है हो रहा है हो रहा है और उसके डिवाइड होने से क्या बन रही है, नई सेल बन रही है। किससे, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से, क्योंकि ये कैसा टिश्यू है, इट इज़ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये जो नई सेल बन गई ये क्या करेंगी, ये ऐसे बैठी रहेंगी कि भाई हम क्या करें, हम सो जाएं, अब नहीं, इनको अब स्पेशलाइज होना है। प्राइमरी मेरिस्टेम ने डिवाइड होकर नई सेल बनाई, नाउ इट इज़ टाइम कि ये जो न्यू सेल है ये क्या होना शुरू हो जाएंगी, दीज विल बिकम स्पेशलाइज। किस चीज के लिए स्पेशलाइज होंगी, स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, हमें कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन करना है, ठीक है। तो ये क्या थी, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल, इनसे नई सेल बन रही हैं, ये नई सेल मेरिस्टेमेटिक भी हैं। अगर सपोज करो आप कहोगे कि मेरिस्टेमेटिक सेल से नई मेरिस्टेमेटिक सेल बन रही हैं, लेकिन इनमें क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या कर देंगी, पावर ऑफ डिवीजन क्या हो जाएगी, लॉस्ट। ये नई सेल अपनी पावर ऑफ डिवीजन को लूज कर देंगी, मतलब मेरिस्टेमेटिक नहीं रही, और ये क्या होना शुरू हो जाएंगी, स्पेशलाइज होना शुरू हो जाएंगी। स्पेशलाइज होने का मतलब क्या है, इनको पर्टिकुलर फंक्शन असाइन कर दिया जाएगा। फंक्शन क्यों असाइन किया जा रहा है, भाई इनको इसी के लिए बनाया गया था, दिस वॉज देयर फेट, कि आपका जन्म क्यों हुआ, आपका जन्म इसलिए हुआ कि आपको कोई एक पर्टिकुलर काम करना है। और जब ये बन गई हैं, मैच्योर हो गई हैं, तो नाउ इट इज़ राइट टाइम कि भैया आपका जन्म इस काम को करने के लिए हुआ था, लग जाओ लेबर पे। तो जब ये काम करने लग जाती हैं, इनको एक पर्टिकुलर फंक्शन असाइन कर दिया जाता है, तो बेटा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो सेल क्या हो गई, सेल की डिफरेंशिएशन हो गई, मतलब वो एक अपना पर्टिकुलर एक फंक्शन उसको परफॉर्म करने में लग गई कि चलो मेरे को एपिडर्मिस बनाना है, लो जी मैं एपिडर्मिस बनानी शुरू कर देती हूँ, और मेरा काम क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरनल टिश्यू। एपिडर्मिस का यही काम होता है। या सपोज इसको बनानी है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या होती है, उसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और काम क्या होता है क्लोरेनकाइमा का, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मैं क्लोरेनकाइमा बनाना शुरू कर देती हूँ, और मेरे को क्या करना है, फोटोसिंथेसिस, लो मैं करने बैठ जाती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मतलब सेल बनी, उनको जब फंक्शन असाइन हो जाता है, तो उस फंक्शन को असाइन होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या बन गई, ये जो नई सेल थी जो प्राइमरी मेरिस्टेम से बनी है, अब इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे प्राइमरी, इसको अब हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बेटा परमानेंट। अब ये सेल क्या बन गई हैं, ये बन गई हैं बेटा परमानेंट टिश्यू, क्योंकि इनको डिवाइड नहीं करना, अब ये मैच्योर हो गई हैं, अपनी डिवीजन, पावर ऑफ डिवीजन लॉस्ट कर दी इन्होंने, स्पेशलाइज हो गई है, काम करने लग गई बस, अब ये बन गया परमानेंट टिश्यू। लेकिन कैसा परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेम से बना है, तो इसको हम बोलेंगे बेटा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है जी, चलो बल्ले बल्ले हो गई, टिश्यू बन गया। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल दे सकते हैं हम कुछ, लिखिए एग्जाम्पल भी साथ साथ लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होगा बेटे, यहाँ पे होगा प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी कॉर्टेक्स और प्राइमरी मेड्यूलरी रेज। ये सभी एग्जाम्पल हो गए बेटा किसके, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के। अब क्या होता है, ठीक है, काम चलता रहा, प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ चल रही है, क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम है तो प्राइमरी ग्रोथ कराएगी, ग्रोथ कराती रही, और जो नई सेल बनी है उनको परमानेंट काम देके उनको बिठाना शुरू कर दिया। लेकिन अब एक और क्वेश्चन उठा कि भैया हम तो लंबे लंबे बढ़ रहे हैं, हमें ऐसे भी बढ़ना है, हमें डायामीटर भी बढ़ाना, नहीं तो हम ऐसे गिर जाएंगे। तो अपने आप में स्ट्रेंथ बनाने के लिए हमें डायामीटर बढ़ाना है, और डायामीटर बढ़ाने के लिए अब हम क्या करें, हमारी मेरिस्टेम तो हमने इधर उधर उधर इधर किधर है, एपेक्स पे प्रेजेंट है, इंटरकेल भी प्रेजेंट, हमें तो अपना गर्थ बढ़ाना है। अब गर्थ कैसे बढ़ाएं, हमारे पास तो मेरिस्टेमेटिक सेल है ही नहीं। तो ये वाली जो परमानेंट सेल्स थी ना बेटा, ये टेम्परेरीली, प्राइमरी परमानेंट सेल्स क्या होती हैं, दीज आर टेम्परेरी परमानेंट सेल्स। तो जब गर्थ बढ़ाना होता है तो ये परमानेंट सेल दोबारा से मेरिस्टेमेटिक हो सकती हैं। तो मैं इन प्राइमरी परमानेंट सेल्स को कहाँ ले आती हूँ, ये है मेरी प्राइमरी परमानेंट सेल्स या प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब मुझे क्या करवानी है, मुझे करवानी है सेकेंडरी ग्रोथ, कि लंबे तो हम हो गए, हमें मोटा भी होना है।
तो सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के लिए ये जो परमानेंट टिश्यू थे जिनको काम असाइन हो चुका था कि भी लगे रहो अपनी दिहाड़ी पे, अपने काम पे लगे रहो, आपको और कुछ नहीं करना, लेकिन अब इनको कोई बोलने वाला आ जाता कि भैया रुको, अपना काम रोक दो और दोबारा से कहाँ चले जाओ, डिवाइडिंग स्टेज में आपको दोबारा से क्या बनना है, मेरिस्टेमेटिक। तो ये वाला जो परमानेंट टिश्यू है दोबारा कैसा बन जाता है, इट वंस अगेन बिकम्स दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैम, ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये प्राइमरी मेरिस्टेम को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या है, अगेन परमानेंट को हमने क्या कर दिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना दिया। लेकिन अब ये कौन सा वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा बेटा, ये होगा सेकेंडरी, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे हम इसको, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी तो बेटा वो था जो शुरू से प्रेजेंट था, उससे जो सेल बनी वो मेरिस्टेमेटिक तो चलता जा रहा है। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑलवेज टिल डेथ प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसी की वजह से तो प्लांट की इनडिटर्मिनेट ग्रोथ थी, चलती रहती है। हम कभी नहीं कहते कि प्लांट में ग्रोथ रुक गई है, वो चलती रहती, क्योंकि ये हमेशा प्रेजेंट होता है। क्या है प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। तो ये नई सेल बनाता रहेगा और खुद बैठा रहेगा। अब ये जो नई सेल बनी थी ये क्या बन चुकी हैं, डिफरेंशिएट होके बन गई परमानेंट सेल। तो ये परमानेंट सेल से क्या बन गया, परमानेंट टिश्यू। कैसा वाला परमानेंट टिश्यू, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्यों, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे ये टिश्यू दोबारा से क्या बन सकता है, मेरिस्टेमेटिक। तो जब ये अपनी फंक्शन को छोड़ के, अपनी स्पेशलाइजेशन को छोड़ के दोबारा क्या बन जाता है, मेरिस्टेमेटिक, दोबारा क्या बन जाता है, डिवाइडिंग बन रहा है, डिवाइडिंग टिश्यू। तो यहाँ पे क्या हुई थी, स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे अपनी स्पेशलाइजेशन को वो लूज कर रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या हुआ, उसने अपनी जो स्पेशलाइजेशन थी वो लॉस्ट कर दी और पावर ऑफ डिवीजन दोबारा से रिटेन कर ली। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ, रिटेन्ड पावर ऑफ डिवीजन, या एबिलिटी लिखना। पावर तो मैं ऐसे कह रही हूँ कि बड़ा बॉर्नविटा पिला दिया हम लोगों ने, तो इसको आप क्या लिख लेंगे, एबिलिटी। तो रिटेन्ड वंस अगेन देयर एबिलिटी टू डिवाइड, और क्या होगा, एंड क्या कर दिया इसने, लॉस्ट दी स्पेशलाइजेशन। क्या स्पेशलाइजेशन थी कि भाई मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, मैं तो फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो फंक्शन उसने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया कि अब मैं ये काम नहीं कर रहा, मैं दोबारा से क्या बन गया हूँ, दोबारा से मैं एक बार एक्टिव बन गया हूँ। तो एबिलिटी टू डिवाइड मेरे पास फिर आ गई है। तो इस तरह से जो टिश्यू बनता है वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक नहीं होता, वो कौन सा होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, ओके। अब इसका काम क्या है, टू डिवाइड, डिवाइड होता जा रहा है, और इससे क्या बन जाएंगी, इससे अगेन क्या बन जाएगा, इससे जो सेल्स बनेंगी और वो सेल दोबारा से फिर क्या हो जाएंगी, परमानेंट। क्योंकि इसको मेरिस्टेमेटिक क्यों होना पड़ा था, इसको डिवाइड करना है, क्यों करना है, नई सेल की ज़रूरत थी। तो ये मेरिस्टेमेटिक हो गया, नई सेल बनाना शुरू हो गया, तो वो जो नई सेल्स बनी हैं वो नई सेल मैच्योर होंगी और दोबारा से क्या, मैच्योर होने के बाद वो क्या हो जाएंगी, दोबारा से एक परमानेंट टिश्यू बना देंगी। लेकिन ये वाला परमानेंट टिश्यू अब कैसा होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी मेरिस्टेम से बन रहा है, तो ये टिश्यू कैसा होगा, इट विल बी अ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है, ये सेल दोबारा से एक्टिवली डिवाइड करके उसके बाद क्या हो जाएंगी, दोबारा से स्पेशलाइज हो जाएंगी, रीस्पेशलाइज होंगी। क्या होगा इनका, रीस्पेशलाइजेशन, और अगेन एबिलिटी टू डिवाइड लॉस्ट। ये लो, ये दो काम फिर दोबारा से हो जाएंगे। तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा रीडिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे इसको, रीडिफरेंशिएशन। तो प्लांट के अंदर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑलवेज प्रेजेंट है और फ्रॉम द बिगिनिंग प्रेजेंट था। उस टिश्यू से जो सेल बनती हैं, अब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो हमेशा डिवाइडिंग रहेगा, उनसे जो सेल बनी, उन सेल ने क्या किया, परमानेंट टिश्यू बनाया। कैसे बनाया, उन्होंने अपनी पावर ऑफ, मतलब एबिलिटी टू डिवाइड होने की एबिलिटी
खो दी और क्या कर दिया, स्पेशलाइज हो गई टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। इसको हम इतना बड़ा बोलने की बजाय हम क्या कहेंगे, वो सेल स्पेशलाइज हो गई और परमानेंट बन गई, ये बन गया परमानेंट टिश्यू। लेकिन ज़रूरत पड़ने पे अगर नई सेल की ज़रूरत है और वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट नहीं है तो परमानेंट सेल्स, ये जो परमानेंट टिश्यू है इसकी सेल दोबारा से क्या हो सकती हैं, डिवाइडिंग स्टेज में एंटर कर सकती हैं। तो जब डिवाइडिंग स्टेज में एंटर करेंगी तो इनको अपनी स्पेशलाइजेशन लूज करनी पड़ेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये डिफरेंशिएट हो गई थी, अब ये क्या हो जाएंगी, डी डिफरेंशिएट, मतलब अपना फंक्शन त्याग दिया, सरेंडर कर दिया, हम डी स्पेशलाइज हो गई, मतलब हमने अपनी स्पेशलाइजेशन लूज कर दी और हम दोबारा से क्या बन गई, डिवाइडिंग। तो हम किस तरह का टिश्यू बनेंगी जब हम डिवाइडिंग बनी है, अब हम प्राइमरी नहीं बनी, प्राइमरी तो वो था जिसने परमानेंट बना दिया। अब ये परमानेंट जब दोबारा कभी डिवाइडिंग बनेगा तो ये सेकेंडरी टाइप की मेरिस्टेम बनेगी। और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करेगी, एक्टिवली डिवाइड करना शुरू कर देगी, कर दिया कर दिया कर दिया, जितना डिवाइड होना था कर लिया। उसके बाद जो इससे सेल्स बनेंगी उन्होंने भी करना तो क्या है, अल्टीमेटली नई सेल किस लिए बनती हैं, मैच्योर होके परमानेंट टिश्यू ही बनाएंगे ना। किसी टिश्यू की वहाँ पे ज़रूरत थी, टिश्यू बनाने के लिए क्या चाहिए, नई सेल, तो उसने वो नई सेल बना दी, उन सेल से क्या बनेगा, टिश्यू। अब ये कैसा टिश्यू बनेगा, परमानेंट। लेकिन ये कौन से वाला परमानेंट बनेगा, सेकेंडरी परमानेंट। तो परमानेंट टिश्यू भी ओरिजिन के बेस पे दो तरीके का होता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू वो बेटा जो कहाँ से बनेगा, डायरेक्टली फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कौन सा होता है, जो बनता है बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम से। प्राइमरी मेरिस्टेम तो मैम स्टार्टिंग से मौजूद होती है, सेकेंडरी कैसे बनी, ये जो प्राइमरी परमानेंट है ना बेटा, ये डी डिफरेंशिएट हो जाता है। डी डिफरेंशिएट होने का मतलब क्या है, अपनी स्पेशलाइजेशन लूज करके और पावर ऑफ डिवीजन दोबारा से अटेन कर लेता है और ये डिवाइडिंग बन जाता है। तो इस डिवाइडिंग परमानेंट टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, अब इसको परमानेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक। कौन सा, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो इससे अब जो परमानेंट टिश्यू बनेगा दैट विल बी द सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो बहुत ईजी था और मैंने तभी इसको बड़े तरीके से लिख भी दिया है। और यहाँ पे अब इसके एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं बेटे। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल क्या होंगे, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज। और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी अगर आपको एग्जाम्पल लिखने हैं ना बेटा, तो ये रहे एग्जाम्पल। क्या क्या एग्जाम्पल आ जाता है इसमें, फेसिक्यूलर कैम्बियम। अब ना मैं लिख रही हूँ, मुझे पता आपको ये नहीं समझ नहीं आ रहा ये क्या लिख दिया मैम ने। और क्या एग्जाम्पल है बेटा इसका, कॉर्क कैम्बियम। अभी आप सिर्फ अपने टेक्स्ट में लिख लीजिए, क्योंकि जब लास्ट में हमारे पास टॉपिक आएगा ना सेकेंडरी ग्रोथ, ये वहीं समझ आएगा, उससे पहले मैं इसको समझा भी नहीं सकती, क्योंकि चीज़ें वहीं आएंगी, डायग्राम में आपको समझाई जाएंगी। ये देखो ये चीज़ प्रेजेंट थी, इसको हम बोलते हैं, गॉट इट। तो पैनिक नहीं होना है, अगर अभी नहीं भी लर्न हो रहा है सिर्फ लिख के छोड़ दो, जब एट द एंड ऑफ चैप्टर सेकेंडरी सॉरी ग्रोथ पढ़ेंगे तो वहाँ ये टर्म्स आ जाएंगी, मैं एक बार रिकॉल भी आपको करवा दूंगी। तो समझ में आया परमानेंट टिश्यू कैसे बनते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो एक्टिवली डिवाइड करके जो सेल बनाते हैं, वो सेल्स डिफरेंशिएट होके बनाती हैं परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू बन गए, किससे बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, गॉट इट। तो अब हमें करना है बेटा परमानेंट टिश्यू। क्या होता है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू है डू नॉट डिवाइड। सबसे बड़ी बात, परमानेंट टिश्यू क्यों है ये, क्योंकि ये कभी भी डिवाइड नहीं करता। सेकेंड थिंग, इट मे और मे नॉट बी लिविंग। ये लिविंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है मतलब डेड भी हो सकता है। और क्या करता है, कैसी सेल्स होती हैं इसमें बेटा परमानेंट टिश्यू में, मैच्योर सेल्स होती हैं। और वो मैच्योर सेल कैसा काम करती हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई। और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, दिस टिश्यू originated from मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का मतलब, अब मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी अगर आपने गड़बड़ कर दी ना कि ये क्या होता है और ये क्या होता है,
तो भाई अपने आप को खींच के प्यारा सा एक चाटा लगा लेना, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम कितने टाइप की सुन ली आपने मुझसे? एक सुनी प्रो मेरिस्टेम, जो जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था वहाँ पे जो डिवाइडिंग सेल थी उनको बोलते हैं प्रो मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम से क्या बनी? प्राइमरी मेरिस्टेम, जो है रैम सैम इंटरकैलरी, और उनसे क्या बनी? सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी ने पहले परमानेंट टिश्यू बनाया, प्राइमरी परमानेंट को अगर ज़रूरत पड़ी डिवीजन की, अगर वो डिवाइडिंग हुआ तो वो दोबारा से क्या बन जाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब आ जाइए बेटा टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। अब टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू भी बेटा मैंने आपको बता ही दिया था, दो टाइप के होते हैं परमानेंट टिश्यू हमारे पास। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या इसमें बताया था? सिंपल में क्या होगा बेटा? सेम ओरिजिन, ऐसे लिख लीजिए आप, जो ओरिजिन है, जो फंक्शन है और जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, ये सारे के सारे एस्पेक्ट क्या होंगे? सेम। सेम ही ओरिजिन होगा, सारी सेल का सेम ही फंक्शन परफॉर्म करेंगी मिलके, और सेम ही एक जैसा ही स्ट्रक्चर होगा। इसको हम बोलते हैं सिंपल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन सा होता है बेटा? ओरिजिन और फंक्शन एक ही ओरिजिन से पैदा हुई, एक ही सेट ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, ये तो रहेंगे सेम, बट स्ट्रक्चरली सेल्स कैसी होंगी? डिसिमिलर। ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने क्या लिखवाया था? जो सिंपल टिश्यू की टाइप्स क्या है? 3 टाइप पढ़ेंगे हम, आज ही पढ़ेंगे। सबसे पहली टाइप बेटा हम पढ़ेंगे पेरेन्काइमा, सेकेंड टाइप हम पढ़ेंगे बेटा कॉलेनकाइमा, और थर्ड टाइप का जो सिंपल टिश्यू हमें पढ़ना है उसे हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। इधर आ जाइए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में हमें 2 ही टिश्यू पढ़ने हैं, एक हमें पढ़ना है जाइलम और एक हमें पढ़ना है फ्लोएम। लेट्स स्टार्ट विद दी परमानेंट टिश्यू नाउ। चलिए परमानेंट में सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पेरेन्काइमा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं पेरेन्काइमा। तो क्या है पेरेन्काइमा? क्या होती हैं पेरेन्काइमा की सेल्स? उनको हम और क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं पेरेन्काइमल सेल्स, या हमारे टिश्यू का नेम क्या है? पेरेन्काइमा। क्या है? सबसे पहले तो इट इज़ अ लिविंग टिश्यू। दूसरा क्या है? नॉन डिवाइडिंग टिश्यू है। कभी कोई मत बोलना कि पेरेन्काइमा जो है डिवाइडिंग टिश्यू है। भाई ये परमानेंट बन चुका है, इसने स्पेसिफिकेशन ले ली एक फंक्शन की कि भैया मैं ये काम करूँगा और मैं ये कर दूंगा। अब ये स्पेशलाइज हो चुका है तो ये डिवाइड नहीं कर सकता। तो सबसे पहले इसकी खासियत क्या है? इट इज़ लिविंग, डेड नहीं है। और क्या है? ये नॉन डिवाइडिंग है। परमानेंट है तो बेटा तो ऊपर से देख के ही लिख लो, परमानेंट है इसीलिए ये क्या रहेगा? नॉन डिवाइडिंग रहेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्राउंड टिश्यू, या इसको हम और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द पैकेजिंग टिश्यू। क्यों बोलते हैं? जहाँ पे जो जो स्पेसिफिक टिश्यू चाहिए वो लग गया, और जहाँ जहाँ खाली जगह रह जाती है ना, वो सारी खाली जगह को कौन भर देता है प्लांट में जाके? पेरेन्काइमा। मतलब जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे अपने आप क्या उग जाए, मतलब वहाँ पे अपने आप से क्या पैदा हो जाएगा? पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा क्या करता है? एम्प्टी स्पेसेस को फिल करके रखता है, एक तरह का पैकेजिंग टिश्यू है। तो पैकेजिंग टिश्यू या इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू। जो बेसिक पूरा का पूरा जो ग्राउंड रेडी हो रहा है कि उसके ऊपर ये वाली लेयर आके लगेगी, ये लगेगी, ये लगेगी, वो लेयर तो लग गई, उनके बीच में जो खाली खाली जगह है, जो बाकी का खाली ग्राउंड बचा है, उसको कौन पैकेज करता है? कौन भरा रहता है वहाँ पे? पेरेन्काइमा। उसके अलावा बेटा पेरेन्काइमा की सेल्स कैसी होती हैं? इस टिश्यू की सेल्स कैसी होती हैं बेटा? आइसो डायामीट्रिक सेल्स। आइसोडायामीट्रिक सेल्स का मतलब समझते हो ना? ऑलमोस्ट सेम डायामीटर होगा सबका। शेप कैसी हो सकती है? ओवल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, इलोंगेटेड हो सकती हैं, और पॉलीगोनल भी हो सकती हैं इन शेप। किसकी बात चल रही है? सेल्स की। और सेल कैसे अरेंज्ड है?
सेल्स क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसिस उन सेल्स के बीच में प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इंटर सेलुलर स्पेसेस में और में नोट बी प्रेजेंट। और क्या है बेटा, यहाँ पे हमने क्या कहा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, क्योंकि पेरेन्काइमा क्या करती है इन वैक्यूल्स के अंदर, स्टोरेज का भी काम करती है, सिक्रीटरी भी हैं ये और एक्सक्रीटरी भी हैं, तो वैक्यूल की ज़रूरत तो इनको पड़ने वाली है। उसके अलावा क्या है, इनके पास क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। किस चीज़ की बनी हुई है सारी की सारी सेल, सेल्यूलोजिक है। तो सेल्यूलोजिक सेल वॉल, कौन सी सेल वॉल है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। और कैसी है वो सेल वॉल, इट इज़ वेरी थिन। तो पेरेन्काइमा कैसा होता है, पेरेन्काइमा टिश्यू की अगर हम बात करें तो बेटा अब जैसे ये है, अब यहाँ पे सेम सारी की सारी सेल्स कैसी बना रही हूँ मैं, ऑलमोस्ट ऑफ द सेम डायामीटर। तो ये क्या है, ऐसा भी हो सकता है टिश्यू, या इसकी सेल्स ऐसी पॉलीगनल भी हो सकती हैं, इस तरह से ऐसी भी हो सकती हैं, समझ गए। तो अब क्या है, अब ये सेल में क्या है, सबसे बाहर तो प्रेजेंट है सेल वॉल, कौन सी, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी यहाँ पे नहीं है। और अंदर ये जो मैं बना रही हूँ ना बेटा ब्लू से, ये क्या है, ये है इनकी सेल मेम्ब्रेन, ये जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि एक ही बनाओगे तो वो सेल वॉल दिख रही है, तो उसकी मेम्ब्रेन कहाँ गई, ये है इसकी मेम्ब्रेन। अब सेकेंडरी मत बोल देना इसको, चलो मैं इसको लेबल ही कर देती हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैम ने 2 वॉल्स बनाई हैं। तो ये जो बाहर वाली पिंक वाली हैं, ये पिंक वाली क्या है, दीज आर प्राइमरी सेल वॉल। और ये जो ब्लू वाली बनाई है ना बेटा, ब्लू वाली, ये क्या है, दिस इज़ दी सेल मेम्ब्रेन। और इसको आप क्या बोलते हो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर ये सेल्स लिविंग लिखी है ना बेटा, नॉन लिविंग, लिविंग का मतलब क्या है, इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मेरे कुछ प्यारे बच्चों को यही नहीं पता कि अगर सेल जिंदा है तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, होगा बेटा, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। अब ठीक है, पेरेन्काइमा के बारे में पता चल गया कि ये वो सेल है जो हर जगह प्रेजेंट होगी। और इसके एक सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख लीजिए, इट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ ऑल अदर टिश्यू, प्रिकर्सर ऑफ अदर टिश्यूज़। जो और टिश्यूज़ है ना वो भी पेरेन्काइमा से ही बन जाते हैं, कैसे अभी मैं बताऊंगी। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा, फंक्शंस एंड मॉडिफिकेशंस। अब फंक्शन क्या क्या है बेटा, ये पेरेन्काइमल सेल क्या क्या फंक्शन करती हैं। सबसे पहला फंक्शन तो है स्टोरेज। स्टोरेज के अलावा बेटा ये कई बार क्या हो जाती हैं, इनके पास प्रेजेंट होते हैं, इनके पास प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो अगर ये क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पेरेन्काइमेटस सेल है तो उनको हम बोलते हैं बेटा क्लोरेन्काइमा। तो अगर पेरेन्काइमल सेल है, पेरेन्काइमा के पास अगर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इन सेल को हम क्या बोलेंगे, इसको हम पेरेन्काइमा नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। और क्लोरेन्काइमा कैसा होगा, इट विल बी फोटोसिंथेटिक इन नेचर। कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। उसके अलावा बेटा ये और क्या काम करती है, ये सिक्रीटरी भी है फंक्शन में और एक्सक्रीटरी भी है। उसके अलावा बेटा अब कई बार जब पेरेन्काइमा हाइड्रोफाइट्स के अंदर, मतलब वाटर प्लांट्स के अंदर, जो पानी के अंदर प्लांट उगते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं ना, हाइड्रोफाइट के अंदर जो पेरेन्काइमा होता है उसके अंदर समटाइम्स देयर आर प्रेजेंट लार्ज एयर कैविटीज़, जिसकी वजह से मतलब मैं लिख ही देती हूँ इसको, इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट क्या होते हैं बेटा, वाटर प्लांट्स। इनमें क्या होता है, पेरेन्काइमा contains
एयर फिल्ड कैविटीज। क्या होती हैं पेरेन्काइमा के पास? एयर फील्ड कैविटीज होती हैं। तो इस तरह के पेरेन्काइमा को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस तरह के पेरेन्काइमा को हम बोलते हैं एरेनकाइमा। और क्या फंक्शन होता है इस एरेनकाइमा का? एरेनकाइमा प्रोवाइड क्यों होती हैं ये एयर कैविटीज? ये प्लांट को बायंसी प्रोवाइड करती हैं ताकि वो ऊपर सरफेस पे ऐसे पानी के ऊपर फ्लोट करता रहे, नहीं तो पानी में डूब जाएगा, नीचे गया, सड़ गया, बुरा हाल हो गया उसका। ठीक है, तो क्या करता है एरेनकाइमा? क्या करता है? प्रोवाइड्स buoyancy to plant for floating। ठीक है, टू फ्लोट ऑन दी वाटर सरफेस। तो एक तो बेटा हमारे पास हो गई ये मॉडिफिकेशन, दूसरी मॉडिफिकेशन होगी कहीं कहीं पे ये एरेनकाइमा बन जाता है, और तीसरी एक और मॉडिफिकेशन है बेटा, दैट इज पेरेनकाइमा कभी कभी क्या स्टोर कर लेता है? टेनिन स्टोर कर लेता है, ऑयल स्टोर कर लेता है, तब हम इनको क्या बोलते हैं? इडियोब्लास्ट्स। इफ पेरेनकाइमा स्टोर्स, क्या क्या स्टोर कर लिया इसने? टेनिन स्टोर कर लिए एंड ऑयल स्टोर कर लिए। तो इस टिश्यू को अब हम पेरेनकाइमा नहीं बोलेंगे, इसका नेम क्या बन जाएगा बेटा? इडियोब्लास्ट्स। ये हो गई बेटा इसकी तीसरी मॉडिफिकेशन, और साथ में फंक्शन तो मैं लिखे ही जा रही हूँ। तो स्टोरेज ऑफ फूड भी करता है, स्टोरेज ऑफ टेनिन्स एंड ऑयल्स भी करता है, इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर रहा है, ये फ्लोटिंग में भी हेल्प कर रहा है, बायोएनर्जी प्रोवाइड करने में, ये सिक्रीटरी भी है फंक्शन में, एक्सक्रीटरी भी है, उसके अलावा ये पैकेजिंग में भी हेल्प करता है। समझ आ गया? तो ये सारा का सारा था हमारे पास पेरेनकाइमा। बस इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, और इसमें सिर्फ आप क्या लिख लेंगे कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? वैक्यूल प्रेजेंट, और वैक्यूल कैसे होंगे? लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, अच्छे खासे मोटे। उसके बाद आ जाइए बेटा, सेकेंड टाइप का टिश्यू हमारे पास आ जाता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा क्या है बेटा? ये भी अगेन कैसा है? एक लिविंग टिश्यू है। लिविंग टिश्यू है बेटा, तो इसके पास भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। और ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू है ये है क्या? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। उसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब पेरेनकाइमा की लोकेशन की अगर बात करें, पेरेनकाइमा जहाँ पे भी खाली जगह होगी वहीं जाके पेरेनकाइमा घुस जाएगा। तो पेरेनकाइमा इज द ग्राउंड टिश्यू, ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर। अब ये जो कोलेनकाइमा है ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कोलेनकाइमा की अगर बेटा मैं लोकेशन लिखूँ, कोलेनकाइमा हमें कहाँ कहाँ पे मिलेगा बेटा? लीफ बेस, उसके अलावा लीफ पिटियोल, लीफ का जो स्टॉक है, और उसके अलावा हमें ये कहाँ पे मिलने वाला है? लीफ बेस हो गया, लीफ पिटियोल हो गई, और बिलो दी एपिडर्मिस। यहाँ पे इन रीजन में कहाँ मिलेगा? बिलो दी एपिडर्मिस। और मोस्टली कहाँ पे मिलेगा? एब्सेंट होगा ये कहाँ पे? डाइकोट्स में, सॉरी एब्सेंट इन मोनोकोट्स। अभी कोलेनकाइमा होता क्या है? देखो बेटा, इसकी सेल्स भी कैसी हो सकती हैं ना, सेल्स के बारे में तो मैंने लिखा ही नहीं। सेल्स कैसी हो सकती हैं बेटा? इसकी भी ओवल भी हो सकती हैं, पॉलीगोनल भी हो सकती हैं। और क्या होता है सेल्स के पास? क्या होती हैं? सेकेंडरी थिकनिंग्स। सेकेंडरी थिकनिंग का मतलब क्या होता है बेटा? अभी तक हमने प्राइमरी सेल वॉल बनाई थी ना, एक ही सेल वॉल बनाई थी। यहाँ पे सेकेंडरी थिकनिंग मतलब सेकेंडरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, और वो सेकेंडरी सेल वॉल किस चीज़ की बनी हो सकती है? सेल्यूलोज की, और वो बनी होगी हेमी सेल्यूलोज की, और वो बनी होगी बेटा पैक्टिन्स की। और पैक्टिन पता है क्या है?
हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, मतलब इसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है या वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, वाटर एब्जॉर्प्शन एबिलिटी क्या है इसके पास, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत हाई वाटर रिटेंशन एबिलिटी है इसके पास। अब कैसे होता है, कोलेनकाइमा बना लेते हैं। देखो बेटा, ये है कोलेनकाइमा का सेल, ठीक है, ये मैंने पॉलीगोनल टाइप के कोलेनकाइमा के सेल बना लिए। अब ये कोलेनकाइमा की सेल में जो मैंने पिंक वाला बनाया है, ये तो है बेटा हमारे पास क्या, प्राइमरी सेल वॉल। अंदर ये जो मैं बनाऊंगी ये क्या है बेटा, ये हो गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में जो एरिया प्रेजेंट होता है बेटा, वहाँ पे ना कई बार थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और इन थिकनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये देखो कहीं कहीं पे ये क्या है, बाहर वाली, इनको लेबल तो हमने किया नहीं, तो ये बाहर वाली क्या है, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। ये अंदर वाली क्या है बेटा, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड हियर एंड देयर भी, इन दोनों के बीच में कहीं कहीं पे इस तरह की ना थिकनिंग्स प्रेजेंट है कहीं कहीं पे। यहाँ प्रेजेंट है, सपोज करो यहाँ पे प्रेजेंट है, और कहाँ प्रेजेंट होंगी, बेसिकली ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगी। तो ये जो सेकेंडरी थिकनिंग्स है कहाँ प्रेजेंट होंगी, एट दी कॉर्नर्स, मोस्टली कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह की थिकनिंग्स आप बहुत सारी जगह यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन कहाँ पे, बिटवीन दी प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे ऐसे। समझ गए? तो ये क्या है, ये जो थिकनिंग्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी थिकनिंग्स, या इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। किस चीज़ की बनी हुई है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। क्योंकि यहाँ पे पैक्टिन प्रेजेंट है और पैक्टिन की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये पैक्टिन क्या प्रोवाइड करता है, देखो एक तो थिकनिंग्स की वजह से एक तो स्ट्रेंथ आ गई टिश्यू में, स्ट्रेंथ आ गई ना, कोई चीज़ एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो रही है बाहर से आके, तो वो क्या करवा रही है, टिश्यू को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो देखो इसीलिए ये टिश्यू किस चीज़ के काम आता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के। दूसरा, पैक्टिन का क्या काम है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी एब्जॉर्ब करने के बाद वो टिश्यू कैसा हो जाता है, फ्लेक्सिबल। तो पैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू दी पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर दिस कोलेनकाइमा इज लोकेटेड। तो फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे बेटा, इसके फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, कोलेनकाइमा के क्या क्या फंक्शन है। और चीज़ बताऊँ इसमें क्या होता है बेटा, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, यहाँ पे अभी लिख लीजिए, अभी नहीं इस पे आते, कहाँ गया मेरा पेन, इसका जो साइटोप्लाज्म, तो सेल का पॉइंट 1 2 3 और यहाँ पे लिख लीजिए, जो साइटोप्लाज्म रहता है कोलेनकाइमा में, साइटोप्लाज्म इज पेरिफेरल। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म क्यों होता है बेटा, यहाँ पे बीच में ना एक बड़ा सारा वैक्यूल, यहाँ पे ना बीच में बड़ा सारा वैक्यूल आ गया। ये जो वाइट कलर से बनाया है ना, ये वाइट कलर से मैंने क्या बनाया है, दिस इज दी वैक्यूल। क्या है ये, अब इतना बड़ा वैक्यूल बीच में लोकेटेड है, तो सारा का सारा साइटोप्लाज्म कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म बेटा चला जाएगा साइड में, और जो न्यूक्लियस है वो भी कहाँ चला जाएगा, एट वन एंड, एक तरफ को खिसक जाएगा, और सारा का सारा ये रहा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कहाँ पे शिफ्ट हो गया, पेरिफेरी पे। न्यूक्लियस भी कहाँ प्रेजेंट है, एट वन साइड। तो साइटोप्लाज्म पेरिफेरल है, किस वजह से, क्योंकि क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, और क्या है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, एट वन साइड, न्यूक्लियस एट वन साइड। किस वजह से, इस वैक्यूल ने हर चीज़ को धकेल दिया। और यहाँ पे बीच बीच में क्या प्रेजेंट होती हैं बेटा, हेयर एंड देयर, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, ग्रीन कलर के मैं क्या बना रही हूँ, दीज आर क्लोरोप्लास्ट।
तो इस टिश्यू के पास क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं इसके फंक्शंस लिखूं तो फंक्शंस क्या क्या होंगे कॉलन काइमा के। समझ में आ गया ना, कुछ भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहला काम क्या है बेटा, क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। दूसरा काम क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, ये फ्लेक्सिबिलिटी। किसको प्रोवाइड कर रहा है ये सारा काम, लीफ बेस को, लीफ पिटियोल को, और कहाँ पे प्रेजेंट है, बिलो दी एपिडर्मिस। तो ये वाले, अब लीफ पिटियोल, उसको ऐसे ऐसे लीफ को मूव होना पड़ता है ना, इधर से उधर हवा में हिलना भी पड़ता है, अपने आप को कूलिंग इफेक्ट, कूल भी रखना है लीफ को, तो उसकी वजह से उसको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, और साथ में हवा के थपेड़े भी सहन करने हैं, अरे भैया वो ऐसे टूट ना जाए या टीयर ऑफ ना हो जाए लीफ, तो लीफ के मार्जिन्स पे भी प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, लीफ मार्जिन्स पे भी ऑफ सम प्लांट्स, ताकि लीफ फट नहीं जाए हवा के करंट से। तो वो जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है कि ये फटे नहीं, ये टूटे नहीं, जड़ से ना उखड़ जाए पत्ता, और वो साथ में फ्लेक्सिबल भी रहे, वो सारा काम कौन करवाता है, कॉलन काइमा। दूसरा, इसके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, तो इट इज ऑल्सो फोटो सिंथेटिक इन नेचर। मेन वाले फंक्शन लिखे हैं, और इधर उधर के तो जितने मर्जी आप देख लो। और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ 2 वजह से प्रोवाइड कर रहा है। क्या है वो 2 वजह, एक तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, उन जॉइंट्स पे प्रेजेंट है, उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है। किस वजह से दे रहा है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी थिकनिंग्स। और ये सेकेंडरी थिकनिंग्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, इन बिटवीन दी प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो एक तरह से जो थिकनिंग्स बनाई है, ये थिकनिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है, थिकनिंग रिप्रेजेंट कर रही है सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल का आप लोकेशन समझ में आया। बहुत सारे बच्चे कहाँ बनाते हैं सेकेंडरी सेल वॉल को, बाहर प्राइमरी से, सबसे बाहर होती है प्राइमरी, उसके अंदर होती है सेकेंडरी, उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, तो हमारे पास आज मेरा टारगेट तो था कि हम लोग ख़त्म करेंगे परमानेंट टिश्यू में, कहाँ तक, हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू सारा फिनिश अप कर लेंगे, लेकिन बेटा ये हमारे पास रहता है स्क्लेरन काइमा को, इसको अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक अप इन दी नेक्स्ट लेक्चर। तो हमने अभी पेरन काइमा और कॉलन काइमा को समझ लिया, तो प्लीज़ गिव इट अ थॉट, एक रीडिंग इसको देना, एक विचार समझना मेरे, मैं आपके साथ क्या व्यक्त करना चाहती हूँ, क्या आपको समझाना चाहती हूँ, तो वो मुद्दा आप प्लीज़ समझने की कोशिश करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।